नमस्कार। अमर उजाला न्यूज रूम से मैं कपिल कुमार, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी डिंपल सरोही। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और आज हमारे बीच वेस्ट यूपी के दिग्गज पत्रकार हमारे बीच हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उसका वोट प्रतिशत हमें काफी कम देखने को मिला। इसका क्या कारण रहा है और ये रुझान किधर जा रहा है, इस पर पूरे विश्लेषण हमारे वरिष्ठ पत्रकार देंगे। और अब मेरे डिंपल सरोही जो साथी हैं वो बताएंगे कि आज हमारे बीच कौन कौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। डिंपल सरोही। थैंक यू कपिल। बिल्कुल, जैसा कि आपको अभी कपिल ने बताया कि 2 चरणों का जो मतदान है वो हो चुका है। यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में मतदान कम हुआ तो ये चिंता प्रत्याशियों को सता रही थी, सारी पार्टियों को सता रही थी कि मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरे चरण में भी कमोबेश स्थिति वही रही। मतदान प्रतिशत कम होने के क्या कारण रहे, किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान रहा, मतदाताओं का रुझान रहा, मतदाताओं ने किस तरीके से इस बार चुनाव में हिस्सा लिया है, किस तरह की जो अपनी भागीदारी है वो निभाई है, इस सभी पर चर्चा करने के लिए आज हम मेरठ अमर उजाला कार्यालय में मौजूद हैं। और शहर और ग्रामीण राजनीति के दिग्गज पत्रकार आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ कौन कौन है मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत अस्थाना जी। आप दैनिक जागरण में संपादक रहे हैं, विभिन्न संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और राजनीति के बेहतरीन विश्लेषक भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेश उपाध्याय जी, आप दैनिक जागरण में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ग्लोब मीडिया हाउस के मालिक भी हैं और ग्रीन इंडिया और लोक सत्य अखबार के संपादक भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राणा जी, आप वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के डीन हैं। आप हिंदुस्तान, अमर उजाला समेत कई बड़े अखबारों में बड़े पदों पर रहे हैं। राजनीति की आप गहरी समझ रखते हैं और हम स्वागत करते हैं राजेश शर्मा जी का। दैनिक जागरण में और अमर उजाला में आप सीनियर रिपोर्टर रहे हैं, वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और राजनीति के विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला मेरठ के संपादक श्री नितिन यादव जी। आप पश्चिमी यूपी और नेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, दलित चिंतक भी हैं, राजनीति के विषयों पर लगातार एक्टिव रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि 2 चरणों का चुनाव आपने सभी ने देखा, बूथवार आंकड़े भी हमें प्राप्त हो गए हैं, मतदान की जो स्थिति है वो कमोबेश इसी प्रकार रही है। तो इसे लेकर किस तरह के सियासी जो अगर देखा जाए तो आकलन हुए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कितना डिफरेंट आपको नजर आया। पिछली बार से कुछ अलग की बात है। तो मैं जितना देख पाया, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि लोगों की मतदान में बहुत रुचि मुझे नहीं दिखाई पड़ी इस बार। रुझान कम होने की वजह से वो साफ आंकड़े भी आ गए हैं कि पहले से कम वोट प्रतिशत है। शायद इसका एक बड़ा कारण मौसम हो, दूसरे राजनीतिक स्थितियां जैसी हैं देश में, तो उसको लेकर के बहुत स्पष्ट चित्र ना होना भी अपने आप में एक बात हो सकती है। विपक्ष की जो यहाँ उम्मीदवार रही हैं और जो सत्तारूढ़ दल के जो उम्मीदवार रहे हैं, उन दोनों ही के बीच अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो कई समस्याएं हैं। मुझे तो बीच में पता चली थी कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और उनके जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो जिस तरह से लोगों तक पहुँच पा रहे थे, नहीं पहुँच पा रहे थे, तो शायद वो भी मोटिवेशन की कमी हो। विपक्ष का जहाँ तक मसला है तो शायद बहुत देर तक उनकी आपस में जो बिकरिंग थी उसकी वजह से भी कुछ समस्या थी। तो कुल मिला के बहुत मोटिवेशनल एनवायरनमेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि लोगों में बड़ा उत्साह हो और बहुत उत्साह से निकल के लोग वोटिंग कर रहे हैं। सर, इस एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि आपका क्या अनुमान है कि इसका भविष्य में जो परिणाम 4 जून को आने वाले हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो सकता है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज अगर घटेगा, जैसा कि शुरू के 2 राउंड्स में अब तक दिखाई पड़ा है कि पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंटेज घटा है। अगर ये इसी तरह से कम वोटिंग होती है तो सामान्यतः इसे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ माना जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो शायद भाजपा के नेता जो 400 पार की बात कर रहे हैं उसमें दिक्कत की बात होगी। सबसे बड़ी चिंता ये उन्हीं के लिए होनी चाहिए। हालांकि
कम वोटिंग में भी कोई ना कोई तो जीतता ही है, कोई ना कोई हारता है। वोटिंग परसेंटेज से जीत हार से कोई सीधा मतलब नहीं होता है, लेकिन एक जो अब तक के ट्रेंड्स के एनालिसिस के हिसाब से आमतौर पर वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही जाता है। अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है, तेज 5% से ज़्यादा का अंतर पड़ा है, तो शायद वो ये सत्तारूढ़ दल के विपक्ष में ही एक संकेत है। नहीं, देखिए, हार जीत का फैसला तो 4 जून को होगा। बिल्कुल सर। अभी आप परसेप्शन बनाएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज के समय में उसने क्या पाया है, एक बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता था। तमाम जो है तमाम विपक्षी दल होते थे, तमाम उसमें बहुत सारे ऐसे भी संचार के जो माध्यम थे कि उसको बी टीम बना करके पेश किया गया। इस चुनाव में, अब तक के चुनाव में अगर आप देखेंगे, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चैलेंज जो क्रिएट हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवारों का जो चयन है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वही चीजें बहुत बढ़िया रहेगी। तो एक जीत तो बहुजन समाज पार्टी की ये है कि जो उसका नैरेटिव उसके खिलाफ बनाया गया था, उस नैरेटिव से वो बाहर है। दूसरी बात, देखिए, चुनाव में मतदान कम क्यों हुआ? 2014 से पहले अगर हम देखते हैं कि आम तौर पर अगर मतदान ज्यादा होता है तो हम ये मान के चलते थे 2014 से पहले कि वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। लेकिन 2014 के बाद में जितने भी आप चुनाव देखेंगे, इन चुनाव में डे बाय डे परिवर्तन आया और बढ़ा हुआ मतदान आमतौर पर यह कहा गया कि मोदी जी जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी या पॉपुलर है या नहीं है, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी को शो किया गया तो आमतौर पर यह बताया गया कि ये सब कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ का चुनाव जा रहा है। इस घटे हुए मतदान के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, आम जनमानस को किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं बहुत सारी, चूंकि मैं दलित एक्टिविस्ट भी हूं और मैं देखता हूं आज भारत सरकार ये कह रही है कि आप वोटिंग करें, लेकिन 70 के दशक में दलित को यह मालूम था, या जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसको मालूम है कि उसके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ सकता है तो वह सत्ता परिवर्तन ला सकती है। 70 के दशक में आप देखेंगे कि वो दलित जिस किसान के खेत में काम करता था उसी से अपनी वोट के लिए लड़ता था। आमतौर पर इस तरह के माहौल बनते थे। मेरा कहना यह है कि देखिए, सरकार ने जो जनमानस के मुद्दे हैं, आप कितना दबा सकते हैं? हर व्यक्ति के घर में एक बेरोजगार आदमी बैठा, तब भी भारत में बेरोजगारी नहीं है। हर आदमी दुकान पे जाता है, हर आदमी आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, तेल खरीदता है, तमाम चीजों में उसको रोज का रोज आप कहीं ना कहीं महंगाई से सामना कर रहा है। उसके बावजूद भी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर मोदी जी 73 साल के होकर के वो युवा बन जाते हैं, 5 साल लोगों से मांग करते हैं, लेकिन इसी भारत में आप 20 साल के युवा को 5 साल बाद आप रिटायर भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, लोगों में आक्रोश है। मुझे लगता है कि ये आक्रोश थम नहीं आ पाएगा। एक चीज और मैं थोड़ा सा कहता हूं, कभी कभार राजनीति में जो, हालांकि राजनीतिक दल से ये उम्मीद करना कि वो निश्चित रूप से चुनाव तो मतलब आप मुद्दे तो सेट लड़ने के लिए करेंगे ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अति उत्साह, जिसको कहते हैं भस्मासुर, भस्मासुर को बारे में ये कहा जाता है कि आप, वो व्यक्ति अगर अपने सर पे हाथ रखता है तो अपने आप को खत्म कर दे। शायद मोदी जी के लिए 400 पार का जो नारा है, क्योंकि आम व्यक्ति को लगा, क्योंकि ये चुनाव पहली बार बहुत नकारात्मक माहौल में है, लोगों के अंदर जोश नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे वो शहर का व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, या कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हर मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता है। हाँ। चुनाव के ऊपर वो कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बात और कह दूं आपको, जरा सी बात में, कि देखिए, ईवीएम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठाए या जो सवाल किए, लेकिन यह सच है कि ईवीएम को लेकर के लोगों के मन में आशंका है। कम मतदान के पीछे यह भी एक कारण है। देखिए, चुनाव होना और चुनाव ना होना, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना या चुनाव की प्रक्रिया में, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आम जनमानस का अगर विश्वास अगर लगेगा, आम मतदाताओं को अगर ये लगेगा कि जो वोट वो जिसको देना चाहता है वो वोट उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित रूप से एक नकारात्मक माहौल बनेगा। और दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा, ये बात आप मान लीजिए कि तकनीकी रूप से भी अगर ईवीएम को लेकर के, ईवीएम के ऊपर आज बीजेपी उसके साथ है, ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल लालकृष्ण आडवाणी जी ने बाकायदा उठाया, सबसे पहला सवाल उठाया। उसके ऊपर महाग्रंथ लिखने वाले उनके प्रवक्ता है जीवेल साहब है, उन्होंने बाकायदा महाग्रंथ लिखा। तब तक ईवीएम खराब थी। आज कांग्रेस, और देखिए ये इन्वेंशन कांग्रेस का है,
आज जो जो चीज कांग्रेस ने पैदा करी उसका पक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, चुनाव आयोग को भी यह मानना पड़ेगा कि चुनाव उसका काम है चुनाव कराना। चुनाव के संसाधन क्या होंगे ये लोग तय करेंगे। अगर लोगों को लगता है कि उसका वोट कहीं ना कहीं जो ईवीएम से ना हो करके कहीं ना कहीं बैलेट बॉक्स से चुनाव चाहता है। दूसरी बात, आप किस तकनीकी की बात करते हैं? पूरे 5 ही कंट्री है ना, आपका बांग्लादेश है, आपका भूटान है, आपका नेपाल है और आप भारत है ना। और ईवीएम भारत ही बनाता है और कोई ईवीएम भी नहीं बनाता। और तकनीकी रूप से अगर आप देखेंगे कि दुनिया में तकनीकी रूप से ठीक है, भारत ने बड़ी प्रोग्रेस की है। आपने इसरो में चांद पे भी पहुंच गए, आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने भी तकनीकी रूप से आप सक्षम नहीं है। जब अमेरिका जैसा देश, जापान उसको नहीं छोड़, सबसे पहले ईवीएम बनाने वाला जापान है, लेकिन जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं होते, अमेरिका में चुनाव ईवीएम से नहीं होते, पूरे यूरोप में चुनाव नहीं होते, छोटे छोटे कंट्री। तो मेरा कहना यह है कि अब ये समय है, ये आप छोड़िए इन बातों को। 10 साल आपको मोदी जी को बहुत दे दिए, अब जनता की भी बातें सुनो। जनता कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन चाहती है। नहीं देखिए, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा जी। आप कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता की अनिच्छा है व्यवस्था के प्रति, तो जनता ने वोट देके क्यों नहीं जताई अनिच्छा? आप इसको एक तरफा ऐसा ही क्यों मान रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है, ये विपक्ष के तो खिलाफ है? जनता क्यों नहीं टूट पड़ी उस सरकार को जिसको बदलना चाहती है, जिसमें महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है? लोग तो नहीं आए आगे, तो आप इसको आप एक ही तरह से नैरेटिव क्यों सेट करना चाह रहे हैं, या ऐसा बता रहे हैं कि ईवीएम की नाराजगी ईवीएम से थी या नहीं थी? तो 60% लोग जो विपक्ष जिस बात पे आज की डेट में खुश हो रहा है और जो लोग मान रहे हैं कि हमारे हिस्से के वोट ज्यादा पड़े और इनके हिस्से के वोट कम पड़े, तो ईवीएम की बात तो फिर उसके बाद छोटी पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। अभी मुझे लगता है हम लोगों को जो विश्लेषण करना चाहिए कि जो वोट पड़े हैं, हम ये जो अभी अस्थाना जी कह रहे थे कि ये बिल्कुल, और आपकी बात भी सही थी कि 2014 से पहले मानते थे कि अगर ज्यादा वोट पड़े हैं तो सरकार के खिलाफ है। 2014 से पहले मानते थे, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग सड़क पर टूट पड़े। मोदी जी की लोकप्रियता ने इस पैरामीटर को पूरा बदल दिया जो आपने कही थी। लेकिन अब सवाल है कि लोग सरकार से नाराज है, जैसा कि आपने भी कहा, उत्साह नहीं है, तो लोगों ने वो गुस्सा या नाराजगी या वो जो दर्द है वो वोट में क्यों जाहिर नहीं किया? मुंता राणा जी इस बारे में ज्यादा बेहतर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का काम होता है कि वो पूरे 5 साल चुनाव के बीच में मासेज के बीच में जाकर के काम करें और उन सारे मुद्दों को उठाएं, जन आंदोलन करें, इशू बनाएं। जैसे महंगाई अगर इस देश में मुद्दा थी आम आदमी के लिए, तो 5 साल विपक्ष की पार्टियां उस मुद्दे को लेकर लड़ते हुए दिखाई नहीं दी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस देश का, डॉक्टर साहब ने कहा, और मैं भी एग्री करता हूं इससे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां बेरोजगारों को लामबंद करके सड़कों पे उतारने में सफल नहीं रहीं। उन्होंने इस मोर्चे पे काम नहीं किया। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की इस कोशिश में रहती हैं कि वो एक इक्वेशन, एक कास्ट इक्वेशन बनाएं, एक पोलराइजेशन करें और वोटर्स फाइनली उनके फेवर में आ जाएं। 5 साल का ट्रेंड देखिए आप, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मूवमेंट्स देखिए, किन इश्यूज को लेकर वो लड़ रहे हैं ये देखिए आप। ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर, गांवों में, ब्लॉक लेवल पर, तहसील पर, कलेक्ट्रेट पर, कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स पर किन किन राजनीतिक पार्टियों ने कितने धरना प्रदर्शन किए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये सारे बड़े मुद्दे हैं। जब जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप इतिहास उठा के देखिए, 52 के बाद से लेकर के आज तक इस देश में, जब एंग्री यंग मैन पे फिल्में बन रही थी, जब लोहिया का आंदोलन, जब जेपी का आंदोलन जो है इस पूरे देश में नौजवानों को लामबंद कर रहा था सत्ता के खिलाफ, तो उनका आक्रोश वोटिंग में तब्दील हुआ था। उसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद में कांग्रेस के खिलाफ जब जब गुस्सा उभरा, तब तब सत्ता परिवर्तन होते रहे देश में। वो चाहे जनता दल की सरकार हो, फिर हमने देखा कि 2 बार यूपीए की सरकार बनी, और फिर उसके खिलाफ जिस तरह से बीजेपी सड़कों पर लड़ रही थी, पार्लियामेंट में वो महंगाई के इशू को लेकर के सिलेंडर लेके घुसे, बैलगाड़ी लेके घुसे वो वहां पर, और पूरा इशू बनाया उनको, इन मुद्दों को उन्होंने। तो विपक्ष इस तरह की लड़ाई लड़ता हुआ जनता के साथ कहीं खड़ा दिखाई नहीं दिया। जनता के भीतर दर्द जरूर है। अग्निवीर का इशू बहुत बड़ा इशू था। इस वेस्टर्न यूपी की पूरी बेल्ट में किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। जयंत चौधरी जब तक विपक्ष में थे तब तक वो इसको इशू बना रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एनडीए के साथ आए तो वो इस पे साइलेंट हो गए। तो इससे भी फर्क पड़ा। यानी वो जो आक्रोश युवाओं का अग्निवीर के मुद्दे को लेकर तब्दील होने वाला था वोटिंग में, वो नहीं हो पाया, वो फोर्स नहीं बची। बाकी को अडोप्ट करना चाहिए था। जिस समय फार्मर्स के मूवमेंट की बात हो रही थी, जब जयंत इस पूरी बेल्ट में किसानों के मोर्चेबंदी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको
एनर्जी दे रहे थे मूवमेंट के लिए, उस वक्त अखिलेश यादव जमीन पर लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। उस समय कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी, बीएसपी ने उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया, उसको खुला छोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जयंत पाला बदलते हैं, उधर जाते हैं एनडीए के साथ में, तो वो उन मुद्दों पे साइलेंट हो जाते हैं और फिर अखिलेश वहां से शुरू करते हैं। हम चुनावी रैलियों में देखते हैं कि वो अग्निवीर के मुद्दे पे बोलते हुए दिखाई देते हैं, वो किसानों के मुद्दे पे बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो लास्ट मोमेंट में आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे 5 साल तक लड़ना होगा, एक्टिवेट करना होगा। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें फेल रहे हैं। विपक्ष के पास भी अगर अपना मॉडल था, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, अगर वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत को लेकर के जा रहे हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उन सारे इश्यूज को लेकर के वो मासेज के बीच में उस तरह से कहाँ जा पाए। अगर वो उस तरह से सेंसिटाइज करते लोगों को, और विपक्षी पार्टियां भी करती, तो शायद ये रुझान कुछ और होता। और वोटिंग के प्रति ये मुझे लगता है एक निरस्ता है, एक भरोसे का सवाल है, एक साख का सवाल है डेमोक्रेसी की। आम आदमी को कहीं ना कहीं लगता है कि हम हर बार वोट करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं होगी। हम जिस बात पे मैं लाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये सब बातों के बाद ही वोट पड़े हैं। जिन लोगों ने वोट डाले हैं, इन सब के बाद डाले हैं। और 50 से ऊपर हुआ, कोई बहुत ज़्यादा कम भी वेस्टर्न यूपी में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 5-1% का अंतर है। और जी। 60 के आसपास सभी जगह है, मतलब मोर देन 55 भी लगभग हरी सीटों पे हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं, जो आपने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ ये इलेक्शन चला गया, पिछले 2 बार में ऐसा नहीं था, जातीय ध्रुवीकरण इतना नहीं था जितना इस तरह से। ऐसे में जब बात हुई थी बसपा के रोल की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि बसपा का रोल, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बसपा ने कम से कम छवि धोने की तो इस चुनाव में एटलीस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक कोशिश की है कि वो भाजपा की बी टीम में। लेकिन जो वोट पड़े हैं, पहले दिन जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, फिर उस परसेप्शन के समर्थन या विरोधाभास में आंकड़े आना शुरू होते हैं। आपने तमाम बूथों के आंकड़े देखे, हम भी लोग अखबार में रोज तमाम बूथों के आंकड़े छाप रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो आंकड़े जातिगत आ रहे हैं, क्षत्रियों की नाराजगी की बात है, जाटों के एक ऐसे वर्ग की बात भी आ रही है जिसका अभी भी कुछ लोगों का मानना है, खासतौर से बुलंदशहर जो आमतौर पे भाजपा का गढ़ है, और बुलंदशहर के जाटों को भाजपा का माना जाता रहा। वहां मैं गया था अभी पिछले दिनों, तो मैंने देखा कि वहां भी एक किसान वर्ग ऐसा है जो भी किसान आंदोलन से प्रभावित है। वो जयंत के पलटने से संगठनात्मक रूप से बेशक आरएल के खेमे में चला गया, पर उसके अंदर उसने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी कुछ जगहों पर वोटों में दिखाई है। तो ये जो जातीय ध्रुवीकरण कहें या जातियों का बंटना कहें, ये जो आंकड़े हैं, जो नतीजे आएंगे, इसको अगर आप अभी, चूंकि यही काम है, अगले 1 महीने लगभग हम यही करेंगे, तमाम जनता भी यही जानना चाहती है, ये किसके पक्ष विपक्ष में होंगे? देखिए फिलहाल इतना तो तय अगर है हम आप इसको कुछ अलग अलग सीटों पर बताएंगे तो थोड़ा बेहतर हाँ, रहेगा, और मैं फिर हम शर्मा जी पे जाएंगे, मैं बारी बारी कोशिश सबका करता नंबर हूँ। आ मैं जाएगा। चुनाव के दौरान ग्राउंड पे बहुत सारी सीटों पे गया हूँ इस बीच, और लोगों से बात भी की मैंने। मुझे ये दिखाई देता है कि निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सांप्रदायिक आधार पे इसमें ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, जातियों के आधार पे बटा हुआ चुनाव है पूरी तरह से, और लगभग ज्यादातर सीटों पर। लेकिन ये जो नाराजगी वाली बात है, इसमें कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे, जहां मुझे लगता है कि जिसका माइलेज विपक्ष बहुत ज्यादा नहीं ले पाया। जैसे मैंने देखा कि ठाकुरों की लगातार पंचायतें हुई, काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन बूथ तक जाते जाते 50% ठाकुर टर्न आउट हो गया बीजेपी की तरफ। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, इसलिए हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो जो आक्रोश में तब्दीली होनी चाहिए थी, या तो वो ठाकुर समाज के अपने कैंडिडेट्स होते कहीं, वो उनके ऊपर कंसोलिडेट हो जाते, या वो विपक्ष के कैंडिडेट्स के पास चले जाते, तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को ज़्यादा नुकसान होता उस आक्रोश का। तो वो दिखाई नहीं दिया, वो एक तब्दीली दिखाई दी। जैसे त्यागी समाज में एक नाराजगी थी, लगातार पंचायतें हुई, मुजफ्फरनगर में उन्होंने अपना एक कैंडिडेट भी खड़ा किया, मेरठ में भी बीएसपी का कैंडिडेट था, लेकिन मेरठ में मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट पे अगर वो त्यागी समाज का 20% वोट ले जाएं तो बड़ी बात होगी। मैक्सिमम वापस लौट आया बीजेपी की तरफ अंततः, और कुछ लोग ऐसे जरूर रहे कि जिन्होंने वोट नहीं किया। तो वो तो हम कॉमनली मैं देखता हूं कि इसमें एक चीज खास ये दिखाई देती है कि एवरेज अगर किसी सीट पे 56% का है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक खास कम्युनिटी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 70 चला गया, मुस्लिमों ने 70 कर दिया, 75 कर दिया, या दलितों ने जो है उस एवरेज से बहुत ज्यादा कर दिया। माइनर डिफरेंसेज हैं, उसी के आसपास सारी कम्युनिटी का वोट मुझे दिखाई देता है, सारी जातियों का वोट उसी के आसपास पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तो
इससे प्रभावित हुआ ये कि जिन जिन सीटों पर जिन जातियों के कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मुजफ्फरनगर में दोनों मुख्य पार्टियों से जाट कैंडिडेट फाइट कर रहे थे और उधर एक प्रजापति समाज से कैंडिडेट थे जो बीएसपी में थे। तो इन 3 जातियों का वोटिंग टर्नआउट सबसे ज़्यादा रहा वहाँ आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का वोटिंग परसेंटेज भी इनके मुकाबले कम है। ठीक इसी तरह से जब हम मेरठ में देखते हैं, जब आप कुछ बूथों की रिपोर्ट देखेंगे, कुछ खास बूथों की, तो आपको लगेगा कि मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। लेकिन जब आप जाकर के दूसरे इलाकों में देखेंगे हिंदू जातियों में और कुछ टॉप 10 वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू ज़्यादा निकले हैं। लेकिन ओवरऑल जब एवरेज की बात करेंगे हम, तो बहुत डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरठ में 70% 65% एवरेज चला गया मुस्लिम्स का, कमोबेश एक जैसा है, वो ट्रेंड सब जगह लगभग एक जैसा है। तो इसलिए नतीजे बहुत उलट गए हों, इससे बहुत सत्ता पक्ष के खिलाफ चले गए हों, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हर जगह विपक्ष की एक दिक्कत क्या है, विपक्ष चुनाव में यहाँ पर क्यों मजबूती से खड़ा दिखाई देता है हर सीट पे, क्योंकि हर सीट पे उसके पास 2 से 4 लाख तक एक मुस्लिम वोट बैंक है जो एक तरफा जाता हुआ दिखाई देता है, जिसका रुझान मैक्सिमम सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। बीएसपी के साथ वो दिखाई नहीं दिया है कहीं। तो इसकी वजह से एक तो बीएसपी की सिचुएशन बहुत डाउन हो गई और मैक्सिमम सीटों पर बीएसपी तीसरे नंबर पर खिसक गई और उसका रोल केवल इतना रह गया कि वो किन जातियों का वोट कितना ले लेती है। इससे नतीजे प्रभावित होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो 4 लाख से 2 लाख से 4 लाख का जो बेस है, यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी सीट पे विपक्ष के कैंडिडेट की, तो फाइट लगता है हमें कि बहुत स्ट्रोंग है। लेकिन उस सीट पर जो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अदर कास्ट के जिस वोट की जरूरत है, वहाँ पर विपक्ष मुझे बहुत सारी सीटों पर बीजेपी से कमतर दिखाई देता है। बागपत की बात करें तो यही सीन है, वहाँ लगभग 4 लाख जाट मतदाता हैं, 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। जाटों के बीच में कोई बंटवारा वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, एक तरफा चला गया वो। ठीक इसी तरह से अदर कास्ट का जो बीजेपी का बेस वोट बैंक है वो उनके पास शिफ्ट होता दिखाई दिया है। तो वहाँ पे एनडीए के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। सेम सिचुएशन आप मुजफ्फरनगर में देखते हैं। संजीव बालियान ठाकुरों की नाराजगी जरूर झेलते रहे, लेकिन 50% टर्नआउट हो गया। जाटों की बात करें तो काफ़ी हद तक जितनी ठाकुरों की नाराजगी बढ़ी, उतना वो अपने पक्ष में जाटों को मोबिलाइज करने में कामयाब दिखे। तो इस सब से भी फाइट बहुत रोचक हो गई वहाँ पर और बहुत माइलेज मिला इसका उनको। अदर कास्ट का जो अदर ओबीसी कास्ट हैं, जिनको जनरली हम काउंट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उनका भरोसा अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है, तमाम दुश्वारियों के साथ। अब मेरा राजेश सर से एक सवाल है कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि इस बार चुनाव में जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का मुद्दा है, चाहे वो रोजगार का है, या महंगाई का है, या शिक्षा का है, इस तरह के मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो इस बार कम हावी दिखाई दिए, जबकि जातीय जो समीकरण थे वो इस बार चुनाव में ज्यादा हावी दिखाई दिए हैं। और मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं तो चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, पश्चिमी यूपी एक बड़ा अहम किरदार निभाती है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए पश्चिमी यूपी की राजनीति में भविष्य में क्या बदलाव आने वाले हैं, राजेश सर उसको कैसे देखते हैं, हम उनसे जानते हैं। इस बार का जो चुनाव है, हमें लगता है कि चुनाव बहुत डिफरेंट तरीके का, अलग तरह का चुनाव है। हम बार बार, मुझे लगता है कि 1999 के बाद में लगातार हम चुनाव देखते भी हैं और इस बीच में बहुत सारी कवरेज भी की है। आप देखिए कि जब 1999 में जब टोटल ओवरऑल, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, जब ओवरऑल 56% मतदान होता है तो बीजेपी जो है पूरे देश में 182 सीट लेकर आती है। और जब थोड़ा बढ़ता है, जब 2004 में थोड़ा घटता है तो फिर कांग्रेस आ जाती है। और जब 2009 का मामला आता है तो 2009 में 58% मतदान होता है, तो 58% में भी कांग्रेस आ जाती है। और जब 2014 का चुनाव आता है तो 66.47% मतदान होता है, हाईएस्ट मतदान। फिर बीजेपी बम्पर सीट साथ आती है, 282 सीट लेकर आती है बीजेपी। और जब 2019 का चुनाव होता है तो 2019 में फिर 1% बढ़ता है, फिर 67.47 होता है। और इसमें ये होता है करिश्मा की फिर 303 तक पहुंच जाती है। तो ये तो माना जाएगा ओवरऑल, क्योंकि अभी हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अभी 2 चरणों का चुनाव हुआ है, तो 2 चरणों में तो ये आकलन नहीं कर सकते कि भाई कौन अभी डाउन है, कौन अप होगा, है ना। पर देखिए, हाँ, पश्चिम का मैं आप अगर बताऊं पश्चिम के बारे में, एक साथ अब सुन रहे हैं कि जो पश्चिम, आंकड़ा है, देखो पश्चिम के बारे में आंकड़ा बताते हैं। नहीं बताऊंगा। पश्चिम का जो मामला है, मैं ये बताऊंगा कि देखो, जब चुनाव शुरू हुआ तो मोदी जी ने एक तरफ तो नारा दिया कि इस बार 400 के पार,
और मतलब ये लोग बताते हैं, हम लगातार लोगों से पूछते हैं। आप देखिए कि मेरठ दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, और 50 किलोमीटर दूरी का मतलब मेरठ का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी। जी। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाजपा का कार्यालय भी है, और ये माना जाता है कि मेरठ का जो परसेप्शन है वो पूरे वेस्ट यूपी को प्रभावित करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार 400 के पार, और आप बताइए कि जो यहाँ सांसद होते हैं, जब कोई से इंजन की सरकार नहीं होती है तब 2009 में वो 50,000 वोट से जीत जाते हैं, और जब फिर 2014 में तब भी कोई इंजन की सरकार नहीं होती है, स्टेट में सपा सरकार होती है और सेंट्रल में कांग्रेस होती है, तब भी वो 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। और जब 2019 का चुनाव आता है तो फिर डबल इंजन की सरकार होती है, एक इंजन उत्तर प्रदेश का होता है, एक इंजन सेंट्रल का होता है, तब जीत का अंतर मात्र 4700 हो जाता है। एक सांसद मतलब लोकल सांसद, जो लोकल व्यक्ति है, वो 3 बार चुनाव जीतता है, तब भी दबाव के 2 इंजन होते हैं, और इस बार तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, चूंकि म्यूनिसिपैलिटी भी है और ये क्या नाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी है। और अब की बार एक ऐसा मैसेज दे दिया, मतलब दिल्ली की 50 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिसे राजधानी माना जाता है बीजेपी की मेरठ, वहाँ बीजेपी को 40 लाख की आबादी में एक नेता नहीं मिला जो चुनाव लड़ जाए। सर, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे 2019 की बात करें तो एक लहर थी। अगर ऐसे भी देखें तो जो राजनीति है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और उसमें मेरठ अपना बड़ा रोल निभाता है। तो जो 19 में लहर थी वो इस बार तो जाहिर सी बात है कि नहीं दिखाई दी। तो वोटर भी इस बार बहुत साइलेंट रहा है। तो क्या आपको जो आपने आकलन किया उस तरह से आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, इस बार मुद्दों का चुनाव है। ये अलग बात है कि जब जब विपक्षी दल होते हैं, जब वो मुद्दा उठाते हैं तो लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार जनता को ऐसा लगा कि विपक्ष भी मौन है। जो मुद्दे हैं, आप बताइए, जब हम कहीं किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो यहाँ इशू बेरोजगारी का भी है। बिल्कुल, जब किसान से बात करें तो किसान के बहुत सारे इशू हैं। बिल्कुल। अभी 1 साल पहले हंगामा धरना प्रदर्शन होता है और 750 किसान यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे वो शहीद हो जाते हैं। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जो किसान के इशू है वो आज भी ऐसे जीवित हैं। जब हम व्यापारी की बात करें, हम अक्सर सुनते हैं व्यापारियों को कि जीएसटी ने इतना उलझा दिया, तमाम व्यापारी परेशान है, जीएसटी के अफसर आते हैं वो व्यापारियों को परेशान करते हैं। जब उद्योगों का मामला है तो टोटल जो बहुत सारे इशू हैं वो आज भी बरकरार हैं। सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करो कि देश की चौथी या 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और मुझे लगता है कि जो यहाँ पश्चिम यूपी में, क्या पूरे देश में, यहाँ जो आदमी कमाता है उस कमाई का 75% वो चिकित्सा और शिक्षा में खर्च करता है। आप बहुत ज्यादा ढींग मारते फिरते हो पूरी दुनिया में कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई। फिर वही वापस आ रहा हूँ वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज पे। आप लोगों को लगता है मेरठ की सीट को लेकर हम बात करें? देखो, मेरठ की सीट पे, मेरठ की सीट के आंकड़े क्या, किस तरह जा सकते हैं? देखो, मेरठ में अरुण गोविल जी यहाँ आए, कहीं ना कहीं भाजपा की ये मंशा होगी कि चूंकि उन्हें लगता है कि मेरठ सीट कमजोर है, और चूंकि इस बार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, उन्हें लगा कि जो रामायण धारावाहिक में जिन्होंने किरदार निभाया श्री राम का, वो पश्चिम यूपी में एक अलग परसेप्शन क्रिएट करेंगे। ऐसी मुझे लगता है सर, इसीलिए यहाँ अरुण गोविल जी को उतारा। हालांकि तो लगा ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि ऐसा था, लेकिन हो नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि अरुण गोविल जी कलाकार हैं, वो बेचारे पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ आके उन्हें कुछ लोगों ने ऐसे चक्रों में फंसाया। अभी आप देख रहे हो, कल उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने वो कह रहे कि डिलीट भी कर दिया जिनको उसके हमने बाद में। विश्वास किया, बिल्कुल आंख सर। बंद करके उन्होंने हमेशा विश्वास किया। सर, वो बेचारे, इस पे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उनका जो इशारा है वो किस तरफ है? नहीं, उनका इशारा तो जो संगठन के लोग उन्हें चुनाव उनके लड़ा रहे अपने हैं। हाँ, उनकी तरफ इशारा है। भाई आप बताओ, हो सकता है कि इसलिए बीजेपी ने उतारा हो कि पश्चिम यूपी में घूमेंगे, उन्हें ऐसे चक्रों में फंसाया, वो बेचारे मेरठ से बाहर नहीं निकले। नतीजे की तरफ भी इशारा है। बिल्कुल इशारा है, बिल्कुल इशारा है। आप देखिए नितिन जी, आप देखिए कि जब वो यहाँ आए तो आम जनता, जो आम मतदाता है, आम मतदाता को ये लगता है कि भाई भगवान राम यहाँ आए हैं, वो मेरे दरबार पे आ जाए। जो एक चक्रव्यूह था, जो यहाँ चुनाव लड़ाने वाले लोग थे, वो कहाँ ले जा रहे थे उन्हें? उद्योगपति के घर, कारोबारियों के घर, व्यापारियों के घर। अरे भाई, जो आदमी वोट देता है, वोटर है, जो बेचारा खुश है, वो देख रहा है कि भाई भगवान राम है। हमने वो दौर भी देखा जब 1990 में जब रामायण चलती थी, और संडे के दिन जब रामायण चलती थी तो पूरे शहर और गांव में कर्फ्यू लगता था, और भगवान राम का वो देख के हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, मानते थे कि ये भगवान राम है। जब वो भगवान राम चुनाव लड़ रहे हैं तो सब लोग ये भी इच्छा होगी कि मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए। वो बेचारे पॉलिटिकल नहीं थे। कई बार उन्होंने कहा कि डोंट टच मी, हालांकि उन्हें पता नहीं था, वो पॉलिटिकल नहीं थे। और कुछ यहाँ जो चुनाव लड़ाने वाले थे, उन्होंने ऐसे चक्रों में फंसाया उस बेचारे राम जी को, ऐसा फंसाया कि उन्हें अपने मन की व्यथा कहनी पड़ी, यहाँ वो नहीं कह पाए। मुझे लगता है अगले ही दिन वो मुंबई भी लौट गए। देखो, मुझे लगता भी सियासी जी, मतलब सरगर्मियां मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ना कोई देखो, ये तो जरूर कहीं ना कहीं इशारा हुआ
कि उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई। अब वो बेचारे नॉन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल अगर नॉन पॉलिटिकल लोग तो घाघ होती है, पॉलिटिकल होते हैं वो घाघ होते हैं, वो अपने मन तो में सर बात रखते कहीं ना हैं। कहीं नेता तो समाज सेवक होता है, तो ये चीजें तो कम से कम कहीं ना वो देखो सच्चे आदमी हैं, उन्होंने अपनी बात बता दी कि ये हुआ। हालांकि इसके बहुत सारे मायने हाँ, बड़ी बात है निकल रहे अपने हैं। आप में। हाँ, और जहां तक बिल्कुल सही। मतदान के नतीजों का मामला है, तो मुझे लगता है कि इस बार इतना कड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पाया। और जो यहाँ मुकाबला हुआ, यहाँ सपा कांग्रेस अलायंस और भाजपा के बीच मुकाबला हुआ, और ये कहना मुश्किल है कि यहाँ कौन जीतेगा, क्योंकि जिस तरह मतदान हुआ है, अगर आप कैंट को छोड़ दो, क्योंकि कैंट विधानसभा ऐसी है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में कि कैंट बहुत प्रभावित करती है, वो एक जीत का अंतर तय करती है। जब हम 2019 की बात करते हैं तो मेरठ कैंट में 1,18,000 की लीड दी थी कैंट ने, सर और कैंट वो में मेरे परसेंटेज पास हाईएस्ट एक था। परसेंटेज है कि जो इस बार हुआ है वो 55.57% हुआ है, और जो पिछले चुनाव में 55.57 ही था इस पर, बराबर ही रहा है। 1,58,000 वोट का यहाँ मतलब लीड थी कैंट में, और उसे पूरा करने में बहुत बहुत ज़्यादा भरपाई नहीं हो पाई, चाहे हम सिटी की बात करें, चाहे हम मेरठ दक्षिण की बात करें, चाहे हम किठौर की बात करें, चाहे हापुड़ की बात करें। और मुझे लगता है इस बार कि जैसे वोट परसेंटेज कम हुआ, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि ये जो इस बार मतदान कम हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी है कि जो लोग दावेदार थे, यहाँ लोग जो दरी बिछा रहे बहुत दिन से बेचारे 30-30 40-40 साल हो गए, उन्हें ये उम्मीद थी कि हमें टिकट मिल जाएगा, उन्हें टिकट नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा कि अगर अरुण गोविल यहाँ से सांसद बनकर जाते हैं तो फिर दोबारा फिर आएंगे, तो फिर यहाँ लोकल लेवल को कभी मौका नहीं मिलेगा, लोकल लेवल के जो बिल्कुल, नेता हैं। ये चीज बहुत और ज्यादा मुझे निकल लगता है के आई इसीलिए थी। वोट परसेंटेज कम हुआ है। और ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो किसका, पर हाँ इतना जरूर विश्वास है कि ये बीजेपी का हुआ है। अभी देखो, मैं कल एक अखबार पढ़ा, मैंने उसमें डाटा थे कुछ बूथ के, नितिन जी, तो मैंने देखा, चूंकि मैं जब यहाँ अखबार में था तो मैंने नगर निगम बीट देखी, मैं तमाम मोहल्लों से वाकिफ हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि फला अली है, ये वाला बूथ है, और यहाँ हुए 36% मतदान हुआ है। फिर लिखा कि ये फलाना शास्त्री नगर का एरिया है, यहाँ हुआ 71%। अच्छा, चूंकि यहाँ तो रिपोर्टर लिख दिया, सब लोग समझदार हैं। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैं उस बूथ को जानता था, तो मुझे पता चल ये जो बूथ है, इस बूथ पे 10% तो यहाँ पे मुस्लिम है, और यहाँ 90% हिंदू हैं। वो नाम बूथ है, वो जो नाम है बूथ का, वो करम अली सरम अली के नाम से है। तो मुझे लगा कि वहां से एक परसेप्शन ये दिखाया कि भाई देखो ये मुस्लिम बाहुल एरिया है, यहाँ मतदान कम हुआ, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और जो शास्त्री नगर का दिखाया गया उसमें मैंने देखा, कैंट में आप कह रहे हैं कि कैंट में 3% वोट कम पड़ा, तो 1,58,000 की लीड आप 1,18,000 की, 1,18,000 की, 1,18,000। कितना घट के कितनी कम हो गई? देखो, मुझे लगता है कि जैसे इस बार सुनीता वर्मा चुनाव लड़ी, तो देखो ऐसा है कि जो इस बार ये प्रयास था कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाए। और देखो जब यहाँ, क्योंकि योगेश वर्मा जब चुनाव लड़े, सुनीता वर्मा यहाँ महापौर रह चुकी, मुझे लगता है कि कैंट क्षेत्र में जो दलित वोट है वो मजबूत पड़ा है, और इसके साथ में जो वहाँ मुस्लिम है वो भी सीट पड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है, कितना लगता है कि ये कितना मिनिमाइज हो जाएगा? देखो मुझे लगता है वो जो लीड है, घट के कितनी हो जाएगा? मतदान के 40 बात कर रहे हैं, तो आंकड़ों पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लीड थी 2019 में 1,18,000 की, ये लीड कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मुझे लगता है कि लीड जो है, 5,000 रह जाएगी, 10,000 रह जाएगी। ये जो लीड है ये लगभग 1 लाख से कम होगी। 1 लाख से कम, हाँ। 80,000 होगी। नहीं, हाँ, नहीं, कैंट की बात कर रहा हूँ, कैंट की बात कर लोकसभा सीट पे हम कैंट की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल आपका मानना है कि वहाँ पे 3-4% वोट कम पड़ा है, तो बीजेपी का कम पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना कम हो जाएगा? 1,18,000 देखो, आपने बताया, खुद ही आंकड़े बता रहे हैं, तो घट के कितना मानते हैं? ऐसा ना- 80,000, 90,000, 20,000, 10,000? देखो डॉक्टर साहब, ये जो रीजन है कम, ये मान के चलो कि 3 से 4% कम हुआ। जी। मैं इसे इसलिए नहीं मानता कम, चूंकि मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि देखो सुनीता वर्मा चुनाव लड़ी, वो महापौर है, ऐसा हो सकता है कि 2019 के चुनाव में दलित वर्ग का मैं वोट कम आपसे पड़ा ये हो। जानना चाहता हूं, आपने कहा कि बहुत मजबूत फाइट है हम्म। और सुनीता मजबूत स्थिति में है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले जो इलेक्शंस होते रहे हैं उनमें कैंट सीट से बीजेपी हर बार 1 लाख के मार्जिन से ज्यादा लीड करती थी। बिल्कुल बिल्कुल कैंट विधानसभा बिल्कुल। सीट से। तो पर वो कहीं अगर 10,000, 5,000 लूज भी करती है तो कैंट उसे भरपाई कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अगर नतीजे बदल रहे हैं तो इसका मतलब कैंट में इस बार भारी नुकसान हो रहा है बीजेपी को? तो आपका आकलन क्या है कि इस बार बीजेपी कितना नीचे जा रही है कैंट में? देखो मुझे ऐसा लगता है राणा जी कि कैंट में जैसे 1,18,000 की लीड थी, इतनी तो नहीं होगी, पर मानता हूँ कि 90,000 से कम लीड नहीं होगी।
है ना। क्या ये जो 90,000 की लीड है, हाँ, इसको बाकी विधानसभा सीट से काउंटर करने की स्थिति में है? मुझे लगता अगर है ये जो शहर की बात करें तो जी आपको जी क्या लगता है कि शहर सीट पे कितने वोटों से बीजेपी हारने वाली है? देखो, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से किठौर में इस बार मतदान हुआ, जो किठौर विधानसभा है वहाँ इस बार हाईएस्ट मतदान हुआ। और जहां तक मेरठ की बात है, मेरठ सिटी की, तो चूंकि मेरठ ये जो समीकरण है, अगर दलित मुस्लिम समीकरण एक साथ हुआ, अगर उस स्तर से वोट पड़ा, तो मुझे लगता है ये जो 90,000 की लीड है, ये मेरठ सिटी और मेरठ दक्षिण, ये इसमें क्रॉस कर देंगे ये लोग, सर यहाँ एक छोटा अगर सा ऐसा होगा यही तो। सवाल है कि आखिर जो सपा कैंडिडेट है सुनीता वर्मा, उनको दलित वोट बैंक का कितना फायदा हुआ है, इस पर थोड़ा सा आप। देखो, पहली बार हमें लगता है कि जनरल सीट पे पहली बार बसपा और कांग्रेस ने किसी दलित नेता को चुनाव लड़ाया है। और मुझे उसकी याद है, हापुड़ में मैं ये सपा कांग्रेस सपा ने, कांग्रेस। मुझे ये वहाँ कहते हुए सुना मुझे कि भाई पहली बार जो है दलित को चुनाव लड़ रहा है सामान्य सीट पे। जहाँ तक हापुड़ की बात है, क्योंकि जितनी भी सुरक्षित सीट है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ वो कोई कैडर नहीं होता। वहाँ कैडर इसलिए नहीं होता कि वहाँ बसपा का बहुत कैडर है। वहाँ चूंकि गजराज सिंह पहले कांग्रेस के विधायक रहे, वो बहुत मजबूत स्थिति में। मुझे लग रहा है कि हापुड़ में ये दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ, और अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा लाभ सपा को मिलेगा। और जिस तरह किठौर में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मतदान हुआ, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह हुआ मतदान, और अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ तो बीजेपी में बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि देखो 4 जून को इस दिन मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। ये सब लोगों का ये है कि अभी तो सब लोगों की ये है कि हमने उससे पूछा बता दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ। राजेश जी की बातों में और राणा जी की बातों में एक चीज तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी। राणा जी की तरफ से एज बीजेपी के पास है, और राजेश जी को लग रहा चाह भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एज जो है कि वो गठबंधन के पास है। तो क्या सच में इतना बड़ा मुकाबला है कि जो पर्दे के राम है वो संकट में है? क्या ये ट्वीट इस बात का संकेत है? अभी चूंकि मेरठ बड़ी सीट है, वैसे वेस्टर्न यूपी में चर्चा कर रहे हैं, पर मेरठ चूंकि राजेश जी ने कहा, राणा जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और अब तक हमने देखा कई इलेक्शन की वो ट्रेंड जो सेट होता है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में भी जाता है। पिछले 2 चुनावों में 14 और 19 में इसी न्यूज रूम में बैठ के हम सब लोगों ने पता था कि ये 10-0 है, क्लियर मैंडेट था सभी साथियों का। हालांकि इस बार 10-0 जैसा मैंडेट सभी साथियों का नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोगों के हैं। ये बात तय है कि ये 10-0 किसी भी साथी की नज़र में, या 8-0 पहले चरण में इस बार 8 थी, दूसरे में 8 थी, ये 16-0 नहीं है। जबकि हमसे पहले दोनों चुनावों में ये लगभग स्थिति स्पष्ट थी, जबकि 2 बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे। जयंत चौधरी बड़े दिग्गज थे, चौधरी अजीत सिंह बड़े दिग्गज थे। उसके बावजूद भी ये दावा करना बड़ा हिम्मत का काम था कि हम माने चौधरी अजीत सिंह हार जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो टैली रहती थी वो 10-0 या 8-0 पाया थी। क्या इस बार आपको पहली बात तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उसको रिपीट करेगी? और खासतौर से मेरठ में जो राजेश जी कह रहे हैं कि ये पलटना जैसा सकता है, 2 ही विधानसभा में बराबर करा दे राजेश जी, 1.25 लाख की लीड, और हापुड़ उन्होंने छोड़ दिया। आपको क्या लगता है? जहाँ तक अरुण गोविल जी के ट्वीट की बात है, आपने भी जिक्र किया, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, मतभेद हैं पार्टी में। अरुण गोविल जी को जो अपेक्षाएं यहाँ के लोगों से थी, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षाएं उनकी पूरी नहीं हुई। और मेरा तो ये भी मानना है कि भले ही एक छोटा सा ट्वीट करके जो मैसेज गया है, आने वाले समय में हो सकता है वो और विस्फोटक होकर उभरे, कुछ और चीज़ें भी सामने आए जो उन्होंने पिछले चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा, जो अभी नहीं वो कह पा रहे हैं, नहीं कहा है। वो नतीजा विपरीत आने की स्थिति में होगा, सकारात्मक आया तो फिर सब चीजें खत्म हो हाँ, नहीं ये तो है। रही बात मुकाबले की, जहाँ तो मुकाबले की बात है मेरठ सीट पे, ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि भाजपा और सपा के बीच ही ये मुकाबला है। एक सवाल अभी उठा दलितों का मेरठ सीट पे कि दलितों की रुझान जो किधर रहा, बिखरा नजर आया। आमतौर पर माना जाता है कि दलितों को कि बसपा का कैडर वोटर है ना, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं रहा, खासतौर से मेरठ सीट पे। मेरा जहाँ तक मानना है उसमें ये है कि अगर दोनों बसपा का और सपा में हम दलित वोटों के बंटवारे की बात करें, तो हो सकता है कि सुनीता वर्मा जी के पास दलित वोट ज़्यादा हो। नहीं, क्या वो देखिए, मेरा भी मानना इसमें ऐसा था कि दलित चूंकि बसपा का मजबूत वोटर है, और मेरठ बसपा के गढ़ों में से रहा है। मेरठ में मेयर भी बसपा के रहे हैं, सांसद भी बसपा के रहे हैं, तो ऐसे में ये मानना और उसको मेरे लिए हजम करना कि दलित पूरा सपा पे चला जाएगा, और वो जो आंकड़ा जो राणा जी और शर्मा जी जिस पे डिबेट कर रहे थे, जब पिछले चुनाव में याकूब कुरैशी जो बसपा के कैंडिडेट थे, और जब माना गया कि दलित और मुस्लिम पूरा गया है, तब भी आंकड़ा जो है जीत का आंकड़ा
बसपा नहीं छू पाई। जी ऐसे में जब ये भी है कि दलित 80% है, 90% है, जी टूटा है, बटा है, फिर ये वाली बात जो राजेश जी कह रहे हैं कि फिर कहाँ संकट है सीट पे। अगर 10% का मतलब समझ रहे हैं आप, 10% जी का मतलब है 1 लाख वोट। जी 10% या उस एक जाति का वोट भी अगर हम मान लें, अगर उस जाति के भी अगर 3 लाख वोट है तो 30,000 वोट। एक जाति से अगर 10% नहीं पड़े तो 3 लाख में से 30,000 वोट। तो अगर वो 10% भी बसपा ने अपने पास रख लिए, जो कि माना जाता है कि होने चाहिए, जो उनका कैडर है मजबूत कर रहा है जी बसपा का, तो जब 100% माना गया था कि दलित भी और मुस्लिम गए थे, तब भाजपा अजय रही थी इस सीट पे। तो जी जब हम 80 और 90 से ऊपर, तो मुझे लगता है कोई विश्लेषक नहीं जा रहा होगा जो कहे कि 100% दलित चले गए। 90 कहना भी बहुत डेयरिंग काम है। 80-20 पे स्थान है जी, 80-20 पे लोगों की ज्यादा सहमति है। वो भी एक बड़ा आंकड़ा और बड़ी सफलता सपा गठबंधन के लिए होगी। वो भी हायर साइड पे है। 73 मतलब एक कूलेस्ट जो औसत है वो 70-30। तो 70-30 का मतलब है 30% दलित नहीं मिले। 30% दलित का मतलब है राणा जी बताएं मेरठ में कितने दलित होंगे? 3.5 लाख, चलिए हम इसको 4 लाख भी मान लें, 4 लाख भी मान लें, यानी कि लगभग 30% का मतलब है 1.25 लाख वोट जो नहीं मिले सपा कैंडिडेट को। तो वो भरपाई जो है, क्या वो वोटिंग परसेंटेज से हो जाएगी नरेश जी 3% से? क्या किठौर की जिन सीटों की बात शर्मा जी कर रहे हैं वो इतना अंतर आ जाएगा? तो उस लिहाज से अगर देखें, लगता है कि भाजपा सुरक्षित है फिर इस नहीं सीट। नहीं ओवरऑल भाजपा के चुनाव को कमजोर नहीं आगा जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर, फाइट जी जरूर जी, है। स्थान मुझे लगता है मुकाबला स्थान देखिए, इस बार के चुनाव की खास बात जो मुझे लगती है, चूंकि तीनों ही कैंडिडेट्स, जो मेजर पार्टीज के तीनों ही कैंडिडेट एक तो हिंदू कम्युनिटी से हैं, हिंदू हैं, तो वो जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जैसा हुआ करता था वो वाला मामला नहीं है। जो कैंडिडेट की कमजोरी या उसके लोगों तक ना पहुंच पाने की, भाजपा के कैंडिडेट के ना पहुंच पाने की जो बात है, वो अपने आप में ठीक भी हो तो भी पार्टी को जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ मिलता रहा है, तो वो ड्विंडल डाउन करके वो 50% 40% हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जितने सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे निराश हो गए, सारे दुखी हो गए, नहीं निकले। वोटिंग परसेंटेज में जो कमी है, वो जो जनरल इंडिफरेंस है, वो सभी अक्रॉस द ऑल कम्युनिटीज है। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा, हिंदुओं में बहुत, हिंदुओं की किसी जाति में हाई रहा, या वो ओवरऑल सभी में कम। अगर मेरठ को लेकर, मेरठ के बाद मुझे हाँ पता हाँ चलेगा हाँ, मैं मेरठ की। मेरठ में एडवांटेज किसको है? एडवांटेज तो अभी भाजपा को ही कहा जा सकता है, लेकिन जो सबसे खास बात है, पिछले 3 चुनावों में भी, 2009 के भी चुनाव में दरअसल कोई मुकाबला ही नहीं था। वो भाजपा बनाम जो भी सामने था, वो कोई मुकाबला नहीं था। इस वो बार मुकाबला है। हाँ, वो 10-0 जो आप कह रहे हैं ना, तो वो इंडिविजुअल कैंडिडेट के लेवल पर भी वो अगर हम 10 के स्कोर पर आके, तो वो 9-1 और 10-0 का स्कोर भाजपा के पक्ष में होता था। इस बार शायद वो 5.5, 4.5, 6 और 4 कुछ इस तरह की स्थिति है। पहली बार, ये तो मतलब बहुत कड़े मुकाबले की। हाँ, ये पहली बार है इन 15 सालों में जब भाजपा को सचमुच फाइट करनी है, भाजपा को सचमुच मुकाबला करना है यहाँ। और राजेश जो बता रहे थे 1,18,000 की लीड या लाख से ऊपर की लीड जो हमेशा कैंट सीट देती है, मेरा अनुमान है कि इस बार लाख से ऊपर की लीड तो नहीं होगी। 90,000 का। हाँ, इसमें जो आप ऐसी कौन सी सीटें हैं वेस्ट यूपी में जिनमें आप भाजपा को लेस देन 5 रखें? लेस देन 5 तो अचानक 10 के पैरामीटर 10 के पैरामीटर तो फिर मैं कैराना को कहूंगा कि कैराना, हाँ, जी। कैराना एक ऐसी सीट है। सहारनपुर में भी अच्छा मुकाबला है, मतलब 50-50 है। हाँ, मतलब वहां भी आप जैसे मेरठ जैसी जो स्थिति है, वहां पर भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। चूंकि मैं खुद वहां नहीं गया था, तो इसलिए मैं बहुत मुजफ्फरनगर बड़ी हॉट सीट है। चौधरी साहब जीसी भी पिछली बार संजीव बालियान के सामने हार गए थे। मुजफ्फरनगर, विरोध विवाद की जो, देखो मुजफ्फरनगर पिछली बार भी बहुत टफ फाइट हुई थी अजीत सिंह और बालियान के बीच भी। फाइट तब थी जब सपा, रालोद और बसपा हाँ
तीनों बड़ी पार्टियां गठबंधन में थी, चौधरी अजीत सिंह जैसा बड़ा नाम बड़ा नाम था, उसके बावजूद हार गए थे। और उस बार इस बार नाराजगी और तमाम तरह के इंडिफरेंस की बातें जो किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह इसमें की एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो बात जयंत चौधरी के जाने की बात कर रहे थे अभी, जो माना जाता है, एक परसेप्शन है कि आखिर ये गठबंधन टूटा क्यों, दोनों की दोस्ती अच्छी थी। जयंत चौधरी किसान मामलों में मुजफ्फरनगर सीट को उसकी वजह मानी जाती रही है कि शायद जयंत चौधरी, उनके पिताजी लड़ते रहे हैं, गढ़ है उनका, उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, और खासतौर से कैंडिडेट भी हरिंद मलिक को लेके सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहते थे हरिंद मलिक वहां से लड़े। तो यानी एक बड़ा जो पॉलिटिकल चेंज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में, कि जयंत चौधरी चले जाए, उसकी एक बड़ी वजह मुजफ्फरनगर सीट मानी गई थी। डेफिनेटली ऐसे में अगर मुजफ्फरनगर सीट अखिलेश जीतते हैं या सपा जीतती है, हरिंद मलिक जीतते हैं, तो शायद ये माना जाएगा कि जयंत ने जल्दबाजी की थी। और अगर संजीव बालियान जीत जाते हैं तो जो झगड़ा है, मतलब जो शायद लोगों में दोबारा से फिर शायद कभी मिलेंगे तो दोनों युवा नहीं मिलेंगे, तो माना जाएगा कि जयंत चौधरी अपनी जगह सही थे। इसलिए पश्चिम, मुझे लगता है मुजफ्फरनगर सीट मेरठ सीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस एनालिसिस से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि पिछली बार जैसा ही बहुत कठिन और बहुत कांटे का मुकाबला इस बार भी मुजफ्फरनगर में है। ऐसा नहीं है कि केक वॉक है भाजपा के लिए, और हरिंद मलिक के बारे में भी जो सूचनाएं हैं वो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छी फाइट उन्होंने की है। वहाँ पर भी मेरी रेटिंग यही होगी जी कि 5.5 या 5.2 4.8 की वहाँ आप रेटिंग मानिए। डॉक्टर साहब, चूंकि बसपा की बात चल रही है, डॉक्टर सतीश प्रकाश, मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में बसपा के कैंडिडेट को लेकर भी काफ़ी बातें हुई हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब नतीजे 4 जून को आएंगे। तो मुझे लगता है बसपा के कैंडिडेट को कितने वोट मिले, खासतौर से जो वोट है आमतौर पर माना गया कि वो भाजपा का बड़ा मजबूत और कोर वोटर रहा, और उसके साथ और छोटे छोटे समाज हैं जो एक साथ जुट में जाते हैं। तो बसपा के कैंडिडेट की क्या स्थिति वहाँ पर रहेगी? नहीं, देखिए, चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सही तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी तो परिणाम तय करेगा, लेकिन आपको ये बात मैं जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। देखिए, एक बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप ये दोनों चरणों की अगर आप सीटें देखें तो लगभग हर सीट के ऊपर जो दलित और मुस्लिम जो आबादी का आंकड़ा है वो 45% से लेकर के लगभग 57% तक जाता है। अगर ये दोनों लोग अगर साथ आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक लंबा जो है। डॉक्टर साहब, आते हैं नहीं, आए हैं या नहीं, अब आते हैं वाली नहीं, आप सुनिए, देखिए, अब आप बात करिए कि ऐसा हुआ है नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक परिणाम ना हो जाए, नहीं, क्योंकि नहीं, ये हम ये अंदाजे लगा रहे हैं, और अंदाजा लगाने नहीं, देखिए ना, अंदाजा तो हम ये भी लगा रहे हैं। सेफ क्यों खेले? देखिए, अच्छा, आपको लगता है बसपा इन 10 सीट, मतलब पहली जो चरण की 16 सीटें हैं, हाँ, कि बसपा की सीट को जीत सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी बात को ही सही मान लूं, और जो मुसलमानों का जो रुख है, मुस्लिम मतदाता का रुख है, अगर मुस्लिम मतदाता का रुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ, नहीं, अब जैसा जो आप, नहीं, जब तमाम लोगों ने जो बात बोली है, अगर उसी बात को मैं सच मान लूं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं बन सकता। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता तो निश्चित रूप से इस सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। दूसरी बात मैं कहता हूं कि देखिए, परसेप्शन हम कैसे बनाते हैं कि जिस सीट को लेकर के हम मेरठ को लेकर के तमाम लोगों ने चर्चा करी, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी के अंदर कितनी बौखलाहट थी कि इस सीट के ऊपर जो मुख्यमंत्री है उसको 5 बार आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें एक दिन में तय नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अरुण गोविल जो कैंडिडेट बनाए, वो कैंडिडेट चयन को लेकर के बीजेपी के अंदर खुद पे खुद कहीं ना कहीं अंतर्कलह था। और जो जिस तरह का ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जातियों का ये जो आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्षत्रियों का एक विरोध है, क्या आपको लगता है कि क्षत्रिय वोट नहीं किसका होगा? अगर वो विरोध है तो उसमें 5%, 2%, 3% कुछ तो किसका होगा। अगर आप लगाते हैं कि जब पिछले लगातार से आप मांगेराम त्यागी है और श्रीकांत त्यागी का जब घटना घटी, उस घटना के बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी कि जहां पे नजर आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं त्यागी समाज को लेकर के उसका रुख कहीं ना कहीं बेरुखी की तरफ था। तो ऐसा लगेगा, ये आपको बागपत में भी नजर आया है। बागपत में अगर आप वो देखेंगे कि वो जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी तरफ कुछ त्यागी समाज का रुख हल्का हल्का सा नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो परिणाम बहुत। तो अभी से स्थानीय से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा सही पैरामीटर 10 का लिया जी। तो आपको क्या लगता है कि जो 10 का पैरामीटर है, इसमें मतलब 5-5 कौन सी सीटें हैं
छः परसेंट मेरा ना 60% एज मतलब जिसकी बात करते हैं मेरठ सीट को लेके आपका क्या मामला है कि एज जो है वो सपा के पास है या भाजपा के पास या बीएसपी के पास या बीएसपी के पास? नहीं देखिए मैं नहीं साहब, अब डॉक्टर साहब नहीं मैं 100% देखिए मैं जो ट्रेंड है जी। आमतौर पर इस सीट के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने जो बीजेपी के लिए एक बड़ी क्रिएट करी है। जब आप डॉक्टर साहब, वहाँ अभी की बात अब जो हुआ, अब देखिए, नहीं अब आप मेरी बात सुनिए, अब देखिए जो है, नहीं अब आप नेताओं की तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं अब देखो आप नेताओं की तरह बात कर मैं रहे हैं। आपको बता सीधी दूं, बात करिए, मैं सीधी- आपको बता सीधी दूं, बात। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2009 का चुनाव देखेंगे, पिछले वाला चुनाव देखेंगे, याकूब जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है 48% वोट पाकर के भी वो हारा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर मैं कैंट की आपकी बात को कर लूं तो 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2024 जो 19 का चुनाव है, आप देखेंगे कि हमेशा बीजेपी अगर कहीं लीड लेती है तो वो कैंट के क्षेत्र में जाकर के ही लीड लेती है। डॉक्टर साहब ये मैं जी। आप जैसे बच क्यों रहे हैं इससे? मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जी सवाल ये है कि बहन जी ने जब यहाँ पे रैली की जी। मुजफ्फरनगर में, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम कैंडिडेट मुझे मिल जाए, मिला नहीं कोई। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बसपा की तरफ इस चुनाव में नहीं है। कैंडिडेट तक नहीं मिला उनको, उन्होंने खुद कहा, मंच से कहा, उनकी कोशिश थी ये। तो यानी मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। अब उनके पास बसता है दलित बेस, और इसके साथ वो उस जाति का वोट जिसका उन्होंने कैंडिडेट उतारा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स उन्होंने ऐसी जातियों से उतारे हैं जो पिछले 4-5 चुनावों से लगातार विधानसभा में, लोकसभा में बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती रही हैं। अदर ओबीसी को उन्होंने प्रिफर किया है हर जगह पे, और अदर ओबीसी बहुत मजबूती से इंटैक्ट हुआ है बीजेपी के साथ में इन चुनावों में। तो यानी ऐसे सीन में अगर आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? देखिए राणा जी, सीधी बात, नहीं बिल्कुल 10 में से कितनी सीट है? अगर इसको 10 मान ले मेरठ के नहीं आसपास। देखिए मैं आपकी डिबेट में एक बात मैं कहना चाह रहा था। आपने कहा कि इस चुनाव में जातीय एक मुद्दा रहा, भारत के मूल में जाति है, और भारत में जब से चुनाव हुआ है हर चुनाव में लगभग तमाम जातियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन तय किया। पहली लोकसभा में अगर आप ब्राह्मण समाज को देखेंगे 40% एमपी ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब ये राजनीति में जाति कहां से दिखाई दी? जब से ये सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग राजनीति में जाना शुरू किया, क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ, उनको वो एक सामाजिक, वो एक सामाजिक बहस है। नहीं वो अलग वहीं से देखिए इससे सुनिए, समाजवादी पार्टी का सजातीय होना निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था उसको वो लुभावना लगा। हाँ, ये पहली बार हो रहा था, ये पहली बार हो रहा था, ये महत्वपूर्ण और बात, शायद पूरे उत्तर प्रदेश भाई आप जी, देखिए, जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित राजनीति के, दलित सामाजिक के एक बड़े नाम हैं आप, और आप अगर मैं यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दलितों के बड़े वर्ग ने सजातीय के नाम पे बसपा को छोड़ के, मैं चाहूंगा रिपीट करें डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं। नहीं निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीति में रोज राजनीति बदलती है। वो बात बोलिए आप, हाँ बोल रहे थे। जी मैं 100% आपको बता रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो लगाव है, जातीय जो उसका सजातीय और कैंडिडेट उनको दिखाई दिया, वो इस बात को भूल गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के आमतौर पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश जी की सरकार का जो एक्सपीरियंस है वो दलितों का बहुत बेहतर नहीं है। आप अगर उसमें देखेंगे कि उसका आरक्षण बिल भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने फाड़ा, और दूसरी बात यह है कि 1 लाख दलितों को रिवर्ट भी किया। तो वो अनुभव को लेकर डॉक्टर साहब जी पैर छू चुके हैं उसके बाद नहीं आप खैर मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब सीधा जवाब नहीं बिल्कुल 100% देखिए 100% नरेश जी के पास में, चूंकि इधर से इस बार शुरू, नरेश जी पीछे रह गए थे। आपको लगता है जो पहले ये 16 सीटें हैं पर 10 मतलब और बिल्कुल जो मेरठ और आसपास की हैं, जो बात शुरू करी अस्थाना जी ने कि उन्होंने एक सही पैरामीटर दिया कि इसको 10 में से 5 माने, 10 में से 5 मतलब ये 50-50 मुकाबला है, या कुछ सीटों पे ये और करीब है। मुझे लगता है ऐसी कोई सीट है जहां हम क्लियरली कह सके कि हाँ यहाँ कुछ मुकाबला ही नहीं ऐसा, या फिर या सभी पे ऐसा? नहीं, मेरा तो मानना ही है अधिकांश सीटों पे जो मुकाबला है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही। नहीं ये तो क्लियर हो चुका। मैं से थोड़ी सी आगे ले जाना चाहता हूँ कि वो कितना है, क्या वो 6-4 की स्थिति है कि 60% लोगों को लगता हो कि इधर को जा रहा है, 40% इधर को, या 50-50 है? उन्होंने तो 4.5 और 5.5 तक पे ले गए अस्थाना जी, आप कहाँ लेके जाएंगे? नहीं 50-50 तक जी, लगभग सभी सीटों पे जी यानी कड़ा मुकाबला जी कड़ा मुकाबला।
राजेश जी तो वैसे उधर की तरफ ज्यादा दिख रहे थे, पर फिर भी जो है चूंकि विश्लेषक हैं तो विश्लेषण ईमानदारी से जी, करेंगे। जी। आपको क्या लगता है कि मतलब आसपास मुजफ्फरनगर में आपका क्या राय है? आपको देखो मुजफ्फरनगर की जहाँ तक मुजफ्फरनगर लोकसभा का मामला है, आप देखो समझने का प्रयास करो। पहली बात तो इस बार वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला। देखो संजीव बालियान अच्छे नेता हैं। मतलब बहुत कटसोट जिस हाँ। सीट को चौधरी अजीत सिंह नहीं बचा पाए, बसपा, सपा और रालोद के गठबंधन में, क्या वो इस चुनाव में इस बार दरअसल- समीकरण बदले हैं, इस जी। बार जातीय समीकरण बदले हैं। बस मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, आप देखिए 2019 में जब चुनाव होता है तो चौधरी साहब चूंकि मजबूत चुनाव लड़े, और चौधरी साहब के साथ उस समय बसपा का कोई सिंबल नहीं था वहाँ। जहाँ बसपा का सिंबल नहीं होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उसमें अमूमन ये होता है कि जो शहरी वोटर होता है, बस दलित वोटर, वो शहर में तो भाजपा बन जाता है और देहात में वो फिर गठबंधन के साथ चला जाता है, ऐसा माना जाता है। और मैं आपको 2019 के बारे में बताऊं कि वहाँ सिंबल नहीं था बसपा का और चौधरी साहब बहुत मजबूत चुनाव लड़े। जहाँ तक वहाँ जाटों के वोट का मामला था, तो आप ये मानिए कि 30% वोट मिले थे लगभग जाटों के संजीव बालियान जी को, और लगभग 70% वोट मिले थे चौधरी साहब को। इसके अलावा चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सैनी हो, पाल हो, प्रजापति हो, और बड़ी संख्या में शहर में दलित भी था, वाल्मीकि हो, वो भाजपा मतलब की तरफ गया। जो एक वोटर था 2019 में टोटल लामबंद था, संजीव बालियान के साथ लगा हुआ था। इस बार की जो स्थिति है आप देखो, ये आप सबको पता है कि इस बार चाहे ननौता की महापंचायत हो, चाहे खेड़ा की महापंचायत हो, जो बीजेपी का कैडर वोट है उसमें नाराजगी भाजपा को लेकर नहीं थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। आप देखिए प्रजापति वोट टोटल बीजेपी का कोर वोट होता है। अगर दारा सिंह प्रजापति बसपा चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बसपा को नुकसान पहुंचा, सॉरी भाजपा को नुकसान मतलब पहुंचा रहे हैं। दो सीटें और बागपत और सहारनपुर में इमरान मसूद थोड़ी चर्चित सीट है, और जिस तरह का इमरान मसूद ने पिछले दिनों बयान दिए, बोटी बोटी कर दूंगा टाइप से जो देखो बयान थे, सहारनपुर में मैं उसके गया, बाद ये माना गया था कि वहाँ ध्रुवीकरण धर्म के आधार पे होगा, लेकिन ऐसी सूचना है कि वहाँ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो जिसको मेरा ही मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है मानना कि सहारनपुर के इतना बारे सौहार्दपूर्ण माहौल हो गया हो इस बार के लोग इमरान के बोटी बोटी के बयान को भूल गए हो? देखो सहारनपुर के मामले में अब की बार एक दूसरी तरह के बयान थी। ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान मसूद लीडर हैं। रात में अगर 3 बजे कोई उन्हें कॉल अगर फोन करता है, वो 3 बजे उठ वो के जाते लगभग हैं। सभी लीडरों का तो काम नहीं, है वो जैसे मान लिया अगर हम राघव लखनपाल की बात करें, हम माजिद अली की बात करें, अगर हम माजिद अली की बात करें, हम राघव लखनपाल की बात करें, तो उनके सामने ये दिक्कत नहीं है कि वो 3 बजे फोन आगे तो नहीं, चल पड़ेंगे। लेकिन देखिए ये फिर इमरान मसूद की अच्छी बात वही है। लोकप्रिय नेता और दो इस बार चुनाव ऐसा बुरी लगा तरह हार कि जो वोट बैंक बीजेपी का था, वो बड़ा वोट बैंक इमरान मसूद के साथ चला गया। और एक और नितिन जी, इस बार हम क्या देख रहे हैं ट्रेंड, इस बार ट्रेंड ऐसा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो एक तरफ है सब। अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट तो आपकी नजर सपा में एलायंस के 10 सीट अगर मान लें, इन सारे 16 सीटों को 10 के पैमाने मैं पर अभी चलें। अभी जहां तक मैं गया तो मैं आपको बताता हूं। अभी देखो सहारनपुर में अभी तक इमरान मसूद की स्थिति बहुत अच्छी है। एडवांटेज है मतलब हाँ। वही हम क्योंकि अगर तय मैं तो कर कैराना की बात करूं तो यहाँ इकरासन की स्थिति बहुत मजबूत है। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो यहाँ हिंद मलिक की स्थिति बहुत मजबूत है। मैं अगर बागपत की बात करूं तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान की स्थिति बहुत मजबूत है। अभी तक अगर अगर मैं क्लियर मेरठ एक की बात बात यह है करूं, कि एक ही सीट भाजपा के खाते में लाया शर्मा जी, अभी बाकी मतलब और खाते अगर सेंस मैं के एडवांटेज जो आगे है, अगर बाकी मैं तो मेरठ की बात नतीजा करूं बताना तो तो बड़ा मेरठ मुश्किल में है। अभी देखो ये कहना मुश्किल है कि मेरठ में कौन है, क्योंकि यहाँ कड़ा मुकाबला है मेरठ में। सपा अलायंस, सपा कांग्रेस अलायंस और बीजेपी के बीच में। जी। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद जो कि वो बीजेपी की क्लियर सीट है। यही हाल नोएडा नोएडा का की बात करो तो वो भी क्लियर बीजेपी की सीट है। बुलंदशहर को अगर लेकर बुलंदशहर की बात करो तो वहाँ इस बार टकराव है, और जो भोला सिंह है भाजपा के, उनकी सीट इस बार खिसक सकती है। वहाँ जो सपा और कांग्रेस अलायंस है वो इस बार भारी साबित हो सकता वहाँ है। कांग्रेस का अगर कैंडिडेट मैं है। अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में चूंकि सतीश गौतम और हितेश कुमार उपाध्याय बंटी, इन दोनों का जो विवाद है, इन दोनों का विवाद, और साथ में जो शायद विक्रम सिंह है सपा अलायंस से, विजेंद्र सिंह, तो विजेंद्र चौधरी विजेंद्र सिंह वो बहुत मजबूत स्थिति में, विजेंद्र पहले सिंह भी सांसद रहे चौधरी अलीगढ़ में विजेंद्र बहुत मजबूत स्थिति में। और जहां तक मथुरा की बात है, देखो मथुरा में अल्टीमेट जीतेगी तो है मान ली, वही ये है कि जीत का अंतर कम हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करूं, मुरादाबाद की सीट ये मान ली जाए कि वो सपा के पास रहेगी। नगीना में जो नगीना सुरक्षित सीट है, वहां बीजेपी के जो ओम कुमार हैं, अभी तक लग रहा है कि ओम कुमार वहां नगीना में एक बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नगीना जो चंद्रशेखर रावण जिनकी हम बात करते हैं, नए दलित चेहरे बन के उभर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं में उनका क्रेज भी है, वहाँ वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ मुकाबला, अब मानेंगे ऐसा कि मुकाबला वहाँ चंद्रशेखर से है, वहां चंद्रशेखर से मुकाबला है भाजपा का ओम कुमार का। इसलिए लग रहा है कि ओम कुमार वहां सीट निकाल सकते हैं। जहां तक रामपुर का मामला है,
तो रामपुर सीट जो कि वहाँ जितना कम मतलब वोट परसेंटेज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधा चुनाव है। जब उपचुनाव होता है तो वहाँ उपचुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन इस चुनाव को वहाँ सपा जीतेगी। जहाँ तक पीलीभीत का मामला है, जिस तरह मुजफ्फरनगर की हॉट सीट है, ऐसी पीलीभीत हॉट सीट है। पीलीभीत के सामने बीजेपी का एक माइनस ये है, क्योंकि जतिन प्रसाद अच्छे, वो उनका व्यक्तित्व अच्छा है, अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से हैं, शाहजहाँपुर से, और लोक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह है कि वहाँ जो क्षेत्र है, पहली बात तो पिछले लगभग 40-45 साल से वो गांधी परिवार के पास सीट रही है, मेनका गांधी और वरुण गांधी के पास में। इस समय पीलीभीत में वरुण गांधी का अपना मजबूत कैडर है, और वरुण गांधी का जैसे टिकट कटने की बात थी कि टिकट काटा जाएगा, जो वहाँ इस समय गन्ना राज्य मंत्री हैं, शायद संजय गंगवार जी हैं। संजय गंगवार जी को बीजेपी ने कहा कि आप वहाँ तैयारी कीजिए। संजय गंगवार 1-2 महीना वहाँ लगे, उन्होंने हिम्मत की, और उसके बाद में संजय गंगवार का टिकट नहीं हुआ, वरुण गांधी का भी टिकट नहीं हुआ। सपा और इंडिया अलायंस ने वहाँ भगवत शरण सिंह गंगवार को टिकट कर दिया। देखिए पीलीभीत और बरेली और बदायूं, वहाँ जो गंगवार जाति है वो वहाँ बहुत प्रभावित है, और उसके पास बड़ा वोट बैंक भी है। मुझे लग रहा है कि वहाँ चक्रों में इसलिए फंसे हुए हैं जतिन प्रसाद। एक तो जो वरुण गांधी का कैडर वोट है वो चला गया इसके विरोध में, जतिन प्रसाद के विरोध में चला गया। दूसरा जो वहाँ सरदार हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं, वो जो कि मेनका गांधी वरुण गांधी के साथ रहते थे, वो भी हराने की तरफ उधर चला गया। और जो गंगवार वोट है वो मजबूत स्थिति में है। दूसरा जो मुस्लिम है, हालांकि बसपा के वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी हैं, पर हमें लग रहा है कि वो सपा के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, भगवत शरण के साथ। नरेश जी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे इनके बाद? नहीं, जैसा भी राजेश जी ने बताया कि अधिकांश सीटों पे वही सपा और भाजपा का जो है। कुछ सीटें पिछली बार से लगवा दी, हालांकि इसमें एक आंकड़ा ये भी है शर्मा जी, पिछली बार की। जी जी ये जो जगह है, यही वो जगह है जहाँ भाजपा को पिछली बार पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान जी हुआ। मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 सीटें, ऐसा और इवन विधानसभा चुनाव में जब योगी जी की सरकार बड़ी मजबूती से आई, सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी इलाके में आ रही है तो मुरादाबाद मंडल में और वेस्टर्न यूपी। जी जी तो क्या ये जो झटका देने की कोशिश नहीं, पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करें तो ये तो कहा जा सकता है कि पिछले से भाजपा को नुकसान ही रहेगा। मतलब कुछ सीटें हाँ, कुछ सीट हाँ गंवा सकते हैं। राजेश जी तो पहले बोल ही चुके हैं, जी, जी, कई सारी सीटें गंवा चुके जी। हैं। राणा जी आप? मुझे लगता है कि इस बेल्ट में बीजेपी 2019 के मुकाबले नुकसान में नहीं है। अगर मैं दूसरे चरण की बात बड़ा करूं, नुकसान हो गया थोड़ा? नहीं होगा। मैं दूसरे चरण की 8 सीटों की बात करता हूं। सिर्फ एक सीट अलीगढ़ ऐसी है जो लग रहा है कि लूज कर रही है बीजेपी। बाकी दूसरे चरण की 7 सीटों पे बीजेपी के पास एज है। उसमें चाहे बागपत हो, उसमें मेरठ हो, उसमें चाहे जहां सबसे कम वोट पड़े गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, सब में बीजेपी के पास एज है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में कई सीटें ऐसी हैं जिन पे 50-50 का मुकाबला है। उसमें मैं कहूँगा सहारनपुर पे 50-50 का मुकाबला है। कैराना में मैं इकरा हसन को मानता हूँ कि वो आगे हैं। नगीना में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर, हालांकि ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रशेखर उस सीट को विन कर रहे हैं, वो आगे हैं, और मुकाबला उनका बीजेपी के साथ है। वहाँ बीएसपी फाइट से बाहर हो गई, और इलेक्शन से ठीक 1 हफ्ते पहले वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो गया चंद्रशेखर की तरफ, और ये एक बड़ा बदलाव होगा अगर चंद्रशेखर सदन में जाते हैं तो बीएसपी के लिहाज से। क्योंकि अभी तक होता ये रहा है कि जातीय राजनीति में जो बड़े छत्रक होते हैं, जातियां उन्हीं की तरफ शिफ्ट करती रही आमतौर पर। जो मैं मेरठ में देख रहा हूं कि मायावती 30%, तो डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं कि दलित वोट बीएसपी की तरफ चला गया। मैं इसको और ज्यादा मान रहा हूँ, क्योंकि एक नया चेहरा लॉन्च चूंकि जब जैसे अभी चौधरी अजीत सिंह जी की बात हो रही थी तो वो बड़े नेता थे, मायावती बड़ी नेता है, लंबे समय उनकी लीगेसी है पूरी, मतलब पूरा काम किया है उन्होंने। तो जो 50 साल से ऊपर का दलित है उसको अभी भी ये बात हजम नहीं होती, ठीक उसी तरह से जैसे 50 साल से ऊपर का जो किसान है वो चौधरी साहब के तस्वीर लगा रहे हैं ना सारे किसान सेगमेंट का वोट लुभाने के लिए। मोदी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बीएसपी की रैलियां हो रही हों, वहाँ भी चौधरी साहब का जिक्र होता है। तो इसलिए होता है कि जो लोग चौधरी साहब के जमाने के हैं, उनका संघर्ष, उनके बदलाव, उनके काम जिन्होंने देखे, उनको अभी भी ये हजम नहीं होता। रात में सपने में चौधरी साहब आ जाते हैं और सुबह उनका वोट बदल जाता है। तो ऐसे ही बसपा में भी है, जितने काम मायावती जी ने उनके लिए किए हैं, काशीराम जी ने किए हैं, तो वो आखिरी वक्त पे बदलाव तय है। तो मुझे लगता है बहुत काट नहीं पाए, वहां जरूर निश्चित तौर पे करिश्माई बदलाव। बिजनौर का जिक्र नहीं आया किसी ने। बिजनौर में मैं आरएलडी को एस देना चाहूँगा। वहाँ
जाट कैंडिडेट को उतारा बीएसपी ने बहुत ही शानदार तरीके से गोटियां बिछाई वहां पे। लेकिन हुआ क्या कि वही जो, चूंकि बड़े बड़े नेता जैन थे इस समय, जो कैंडिडेट बीएसपी के हैं वो इंडिविजुअली जाट वोटों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। यही बड़ा फर्क पड़ा। और चंदन चौहान के पास बड़ी संख्या में जाट वोट है, बड़ी संख्या में गुजरों का वोट है। और वहां सर 2009 में सेम कॉम्बिनेशन पे चुनाव हुआ था। इनके पिताजी सेम कॉम्बिनेशन पे, आरएलडी और बीजेपी का कॉम्बिनेशन था, और संजय चौहान आए थे और जीत के चले गए थे इसी कॉम्बिनेशन पे। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई रिस्क वाली सिचुएशन है। मुजफ्फरनगर का मैं भी जिक्र करना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर की आप बार बार बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर पे भी मुझे लगता है कि एज संजीव बालियान के पास है फिलहाल। उसकी एक बड़ी बात यह है कि जितना एंटी पोलराइजेशन, जैसे कंसोलिडेशन हुआ जाट वोटर्स का वहां पे, और मड करीमपुर गांव में मैं गया था, वहां पे जिस गांव में संजीव बालियान पे हमले की बात हुई, मैं उस घर में गया। वो ग्राम प्रधान का घर था जिसमें वो 50-60 लोगों की मीटिंग कर रहे थे रात में, जहाँ पे हमले की बात कही गई। और मैं वहां भी गया जहाँ जिन लोगों पे एलिगेशन था कि साहब इन्होंने हमला किया। 2600 वोट का गांव है, खतौली से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मड करीमपुर। वहां लोगों का ये कहना था कि पहले से ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया संजीव बालियान के फेवर में। और इसका काउंटर रिएक्शन ये हुआ कि जितना संजीव बालियान को ये लगता गया कि ठाकुर वोट डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, कमजोर हो रहे हैं, उतना जाट वोटों का कंसोलिडेशन उनके फेवर में इसलिए होता चला गया कि एक तो खुद बड़े जाट नेता के तौर पे अपनी पहचान संजीव बालियान ने बनाई है, पिछले लगातार 2 बार से वो मंत्री हैं। दूसरा, जैन चौधरी उनके साथ हैं। जैन चौधरी ने रोड शो किए हैं 150 से ज्यादा गांवों में संजीव बालियान के लिए, और वो लगातार वहां ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव को, लोकल पे बात नहीं की उन्होंने कहा कि मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटकनी दी है और ये मैसेज अखिलेश यादव को दे देना। तो वो एड्रेस कर रहे थे अपने कैडर वोट बैंक को, उसको एक्टिवेट कर रहे थे, उसको इग्नाइट कर रहे थे कि भाई यूनाइट हो जाओ, बटना नहीं है, हरिंदर के चक्कर में नहीं फंसना है। तो और इधर 50% ठाकुर भी चला गया। तो मुझे लगता है एज संजीव के पास है वहां पे। और फिर अगर हम बाकी बात करें, कैराना का हम जिक्र कर ही चुके हैं, बिजनौर की दोनों सीटें। रामपुर में निश्चित तौर पे शर्मा जी से सहमत हूँ, रामपुर डेफिनेटली सपा के पास जा रही है। मुरादाबाद मुझे डाउटफुल लगती है। मुरादाबाद में मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अमरोहा की बात करें, इसमें अमरोहा का जिक्र नहीं आया इस बीच में कहीं। अमरोहा में हारे हुए कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है, और गुजर और जाट कॉम्बिनेशन वहां पे उन्होंने बनाया आरएलडी के सपोर्ट के साथ में। और दानिश अली वहां पे इस बार कांग्रेस के टिकट पे हैं, पिछली बार वो बीएसपी के टिकट पे थे। और बहन जी ने जब वहां पे रैली की तो उनका पूरा फोकस दानिश अली थे। उन्होंने किस तरह से पाला बदला इस पे फोकस किया उन्होंने पूरी तरह से, और उनकी कोशिश ये थी कि दानिश अली किसी भी तरह से कमजोर हो। हालांकि बेंजी का कैंडिडेट सीन में नहीं है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी के पास एज है, उनका कैंडिडेट बहुत स्ट्रोंग है, और वो चुनाव पहले भी वहाँ जीत चुका है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर रोचक बातें हैं, उनका भी जिक्र मुझे लगता है जरूरी है, कि जैसे तीसरी बार हेमा मालिनी है, तीसरी बार एमपी के लिए लड़ रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रदीप चौधरी इधर दूसरी बार हैं कैराना में, लेकिन वो कोई बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। राघव लखनपाल लूज कर गए थे सीट को बीजेपी ने, फिर भी उनको उतारा वहाँ पे। ऐसे ही लूज कर गए थे अमरोहा पे ये। तो मुझे लगता है कि इन सारी, अगर 16 सीटों की बात करें तो पहले चरण में 7 सीटों पे एज है बीजेपी के पास। 1 सीट वो लूज करते हुए दिख रहे हैं, अलीगढ़। और दूसरे चरण में उनके पास 2019 के मुकाबले वो नुकसान की स्थिति में नहीं है अभी भी। तो ओवरऑल बहुत नुकसान उनको ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो 50% पे अटक जाएंगे 1/3 सीटों पर। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑलरेडी पिछली बार गठबंधन के पास सीट थी, 6 जी सीटें। निश्चित, ये आपने सही कहा कि ये इलाका वो है जो खतरनाक था बीजेपी के लिहाज से। किसान आंदोलन का असर था। बिल्कुल, कौन किसको पटकनी देगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। आप सभी का यहाँ परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।